हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज ज़रूरत आन पड़ी मेरी आप सबके सामने आने की, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स करते हैं कि ममता जी बताइए कि जॉब्स का क्या हाल है। यूएई में या किसी और मुल्क में अगर नौकरी करनी हो या हम अपने मुल्क से बाहर निकलना चाहते हो तो हम किस तरह से निकले। इस तरह के कई सवाल मेरे सामने आते हैं, लेकिन सारी कंट्रीज़ और सारे सवालों के जवाब तो मैं दे नहीं सकती। लेकिन जो लोग जानते हैं कि मैंने एयरलाइन में काम किया है, मैं एक फ़्लाइट मैनेजर रह चुकी हूँ एक इंटरनेशनल एयरलाइन में बहुत सारे साल, तो आज अपने उस एक्सपीरियंस के तहत कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो एयरलाइंस एविएशन फील्ड के साथ और जुड़ी हुई हैं होटल इंडस्ट्री के साथ। आज आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने अपनी आंखों से देखा सुना है यहाँ पे, उसके बारे में बताऊंगी और आपको साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी देना चाहती हूँ जिससे कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। जब भी हम पे मार पड़ती है वक्त की, तब तब लोग आगे आते हैं हमारा फ़ायदा उठाने के लिए। कई एजेंट्स ऐसे आपके सामने आएंगे जो आपको झूठी तसल्लियाँ देंगे कि हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, आप हमें पैसे दे दो और आप हमें हमने आपकी इंटरव्यू ले ली है फ़ोन के ऊपर, आप हमें पैसे दे दो, आपकी जॉब लग जाएगी। तो कैसे उन सब से बचना है और क्या सच्चाइयाँ हैं, उस सब के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। येस, आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे ओवर एक्सप्लेन करने की आदत है, मैं उस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ना एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं हर पहलू को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि सबकी समझ जो है अलग तरह से होती है। किसी को थोड़े से इशारे में चीज़ समझ आ जाती है, कुछ लोगों को अच्छे से समझाना पड़ता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो गुड, ना इन्फॉर्मेशन होने से तो अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फील्ड के बारे में जानकारी देती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं, जो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ क्या हूँ, उनको थोड़ा सा बता दूँ कि मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन में एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन किया था और मैं फ़्लाइट मैनेजर, जो टॉप मोस्ट कैबिन की पोजीशन होती है फ़्लाइट में, जिसे पर्सर या सीनियर कैबिन क्रू बोला जाता है, मैं फ़्लाइट की मैनेजर थी। मतलब कैप्टन फ़्लाइट उड़ाते हैं, उसके बाद जो कैबिन में जितनी भी ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना, क्रू की ड्यूटी परफॉर्मेंस, हर चीज़ का ध्यान रखना, रिपोर्ट्स लिखना कंपनी को, वो सारे काम कैबिन मैनेजर करती है। वो पोजीशन से मुझे लास्ट ईयर जून में मुझे रिडंडेंट कर दिया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स कोरोना के चलते कंपनियां श्रिंक हो रही थी, अपने स्टाफ को निकाल रही थी, तो मुझे भी या मेरे बहुत सारे कोलीग्स को रिडंडेंट कर दिया गया। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि कोरोना के चलते, जब से कोरोना शुरू हुआ है, एयरलाइन इंडस्ट्रीज ने जॉब्स को काटा है, ये एक सच्चाई है। खाली मेरे रैंक के पोजीशंस को ही नहीं काटा गया, कैबिन क्रू को भी निकाला गया, कैबिन मैनेजर्स को भी निकाला गया। उसके साथ में एयरलाइंस में कई ऐसे पोजीशंस पहले बनाए गए थे जो मार्केटिंग के लिए थे, जैसे F&B मैनेजर एक पोजीशन होती थी एयरलाइन में, वो पूरी की पूरी पोजीशन में जितने भी लोग थे उन लोगों को भी निकाल दिया गया। और वो लोग सारे मोस्टली जो थे वो होटल इंडस्ट्री से होटेलियर्स थे पहले, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था, उन्होंने एयरलाइन को ज्वाइन किया क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें पैसा, पैकेज, घूमना फिरना, हर चीज़ को देखा जाए तो बहुत ही बेहतर पैकेज था उनके लिए। तो उन्होंने अपनी नौकरियां ग्राउंड पे छोड़ी और उन्होंने फ्लाइट को ज्वाइन किया एज अ F&B मैनेजर। लेकिन लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली वो पोजीशन भी ख़त्म कर दी गई। उसके बाद बारी आई शेफ्स की, तो शेफ ऑन बोर्ड करके भी पोजीशन कई एयरलाइंस में आपने सुनी होगी। तो हमारी एयरलाइन में भी शेफ ऑन बोर्ड करके एक पोजीशन थी जो फर्स्ट क्लास में सर्विस देते थे, और उनको भी लास्ट ईयर निकाल दिया गया, अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, पोजीशन को ही बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो कैबिन क्रू भी निकले, कैबिन मैनेजर्स भी निकले, F&B मैनेजर्स जिनको फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स बोला जाता है वो भी निकले, और उसके साथ साथ में शेफ पोजीशंस भी निकली। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनिए। ये सारी पोजीशंस के लोग जब निकले हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली लगाइए 3 से अगर 4,000 एम्प्लॉयज़ फॉर एन एग्जाम्पल अगर निकले हैं, तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है एयरलाइन इंडस्ट्री का भी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का भी, या कह लीजिए सर्विस इंडस्ट्री का। तो वो लोगों को भी ग्राउंड पे आके जॉब्स ढूंढने में दिक्कत आई, जो कि मुझे पता है फॉर द फैक्ट कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां अप्लाई करने के बाद भी उनको इंटरव्यूज़ के लिए भी बुलाया नहीं गया और उनको यहाँ से वाइंड अप करके वापस अपने मुल्कों में जाना पड़ा, और अभी वहां जाके भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ये सारी अपडेट मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आपको एक सच्चाई से रूबरू करा सकूं, कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ हम ये एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि हमने होटल इंडस्ट्री में जाना है या एविएशन इंडस्ट्री में जाना है। मैं आपको थोड़ी सी सच्चाइयाँ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका माइंड बनाने में, आगे आपने लाइफ में क्या करना है उसमें आपको मदद रहे, कि अभी भी ये लोग अगर जॉबलेस बैठे हैं तो ये लोग भी मार्केट में जॉब्स ढूंढ रहे हैं जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। ये तो मैंने खाली एक एयरलाइन की आपको बताई है,
बात बाकी भी जो आसपास की एयरलाइंस हैं हमारी, जहाँ पे मैंने काम नहीं किया लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले काम कर रहे हैं, जहाँ से सुनने में आ रहा है कि वो भी अपने एयरलाइन क्रू को या तो रिडंडेंट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फायर कर रहे हैं, या उनको अनपेड लीव पे भेज रहे हैं। अनपेड लीव क्या होती है कि अभी स्टाफ बहुत ज़्यादा है, फ्लाइटें कहीं जा नहीं रही, तो स्टाफ को ये ऑप्शन दी जाती है कि जी आप एक काम करो, आपको बिना सैलरी के हम छुट्टी देने को तैयार हैं, आप अगर अपने घर जाना चाहते हो या कहीं भी जाना चाहते हो तो आप छुट्टियां ले लो। कई लोगों को तो बिना मांगे भी छुट्टियां बाय फोर्स दी जा रही हैं ताकि कंपनियां जो है वो सैलरीज बचा सके, पैसा बचा सके। तो ये हाल है अभी फिलहाल जो एयरलाइंस है उनका। डोमेस्टिक एयरलाइंस में क्या चल रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट खास करके इंडियन सेगमेंट में नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो चल रही हैं। मैं ज़्यादातर बात कर रही हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में। उसके बाद बारी आती है नुकसान की। एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई लोग हैं जिनको एयरलाइंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जब वो फ्लाइट 1 या 2 के बारे में जाने के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं फ्लाइट्स तो चल रही हैं, तो मुझे भी कहते हैं अरे ममता फ्लाइट्स तो चल रही हैं, तुम कह रहे हो फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। कुछ एक फ्लाइट चलना का मतलब ये नहीं होता कि सारी फ्लाइट्स चल रही हैं। मान लीजिए किसी एयरलाइन का अगर नेटवर्क 500 फ्लाइट्स था तो वो अब रह के 200 रह गया है, 300 फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लाइट अगर हफ्ते में मान लीजिए 20 बार लंदन जाती थी, अब अगर वो सिर्फ 3 या 4 बार या 5 बार जा रही है तो ऑफकोर्स एयरलाइन को घाटा पड़ रहा है, या वो अपना जहाज नहीं भेज पा रहे, या मान लीजिए पैसेंजर्स नहीं है जाने वाले, या कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो दूसरी कंट्री वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे इतने पैसेंजर्स को लाने के लिए। तो कहने से भाव ये है कि पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ही बुरे हाल में है। यस, जब कोरोना शुरू हुआ था तब जितना ओवरऑल नुकसान आयटा ने दिखाया था, आयटा बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो एयरलाइंस के सारे जो मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि बेसिकली सारा हिसाब तब उनको पता होता है, रूल्स क्या बनाने हैं एयरलाइन से, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, वो सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। अभी मैं ज़्यादा आयटा के ऊपर आपको रिसर्च करके नहीं बताऊंगी, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ये सारा डेटा रहता है कि नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, या वो एस्टिमेट देते हैं कि एयरलाइंस कब जो बेसिकली हैं वो पिकअप करेंगे अपना बिजनेस, वापस से प्रॉफिट में आएंगी वगैरह वगैरह। तो उन लोगों ने भी ये कहा कि 2020 में जितना घाटा एयरलाइंस ने झेला है, पता नहीं बिलियंस ट्रिलियंस में झेला है, तो आने वाले दिनों में अभी 2021 में थोड़ा सा घाटा जो है वो कम हुआ है। बेसिकली 2020 में तो आपको पता है बिल्कुल ही कई एयरपोर्ट शट डाउन हो गए थे, बंद हो गए थे। अभी हल्की फुल्की फ्लाइट्स फिर भी कुछ एक कानूनों के तहत, या मान लीजिए बार्टर डील एक तरह से होती है कि तुम अपनी फ्लाइट हमारी कंट्री में ले आओ, हम तुम्हारी कंट्री में ले आते हैं वगैरह वगैरह। कई ऐसी डील्स हुई हैं एयरलाइंस की जिसके चलते पिछले साल से हल्का सा नुकसान कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी इंडस्ट्री चल पड़ी है, अभी भी इंडस्ट्री जो है घाटे में ही है। अब मैं आपको घाटे का भी क्यों बता रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ। घाटे का बताने का मतलब ये है कि जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए थे जो इस जॉब को ड्रीम जॉब समझ रहे थे और आना चाहते थे इस ड्रीम जॉब में और कमाना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, क्योंकि ये जॉब बहुत ही ग्लैमर और लग्जरी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, ये उनकी आंखें खोलने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर एयरलाइंस और एविएशन इंडस्ट्री घाटे में है तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री, तो आपके लिए बदल जाएंगी। क्या क्या बदलेगा बताती हूँ। सबसे पहले तो अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी 2021 में भी ये कोरोना तो जा नहीं रहा, आधा साल निकल गया है, अभी भी एयरलाइंस घाटे में है। तो ये घाटा अभी रिकवर करने में इनको, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा है, मेरे अपने अंदाजे की बात है, 3 से 4 साल इसको कम से कम रिकवरी में, नॉर्मल में आने में लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घाटा जो एयरलाइंस झेल चुकी हैं उसको पता नहीं कब ये रिकवर कर पाएंगे, पहली बात। सेकेंडली, एयरलाइंस को ये घाटा रिकवर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आने वाले टाइम में वो अपने प्रोडक्ट्स को कट करेंगे, ऊपर से वो अपनी एयरलाइन में जो स्टाफ काम करता है, शायद हो सकता है कि किसी एक एम्प्लॉय से 2 का काम करवाना शुरू कर दें, या जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइट है जिसपे 8 लोग जाते थे, 6 लोग जाना शुरू कर दें। किसी ना किसी तरह से वो कट कॉर्नर्स करेंगे ताकि उनका पैसा बचे। ये होने वाला है। तो उसका प्रभाव आप पे कैसे आएगा कि अभी आपने, मेरी या मेरे जैसे कई और कैबिन क्रू है जिनके चैनल्स हैं, उन्होंने आपको बिल्कुल अलग फीडबैक दे रखी है कि फ्लाइट में ऐसा होता है, हम ऐसे काम करते हैं, हमें रेस्ट भी मिलता है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये जॉब जो है और भी डायनामिक, और भी चैलेंजिंग और भी मुश्किलों से भरी होगी। तो थोड़ा सा आप ये सोचिए कि अगर ये जॉब आप
करना चाहते हैं इसके अलावा एक ऑप्शन बी भी अपने साथ लेके चलें। अपनी पढ़ाई को अभी छोड़ें ना, पढ़ाई को भी अपनी कंटिन्यू करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि आने वाले टाइम में जॉब जो है वो बहुत डायनामिक हो जाएगी। एक और आपको खबर बता देती हूँ कि एयरलाइंस अभी श्रिंक होना ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। बहुत सारी एयरलाइंस ने अपने आप को फुल फ्लैज, मतलब बड़ी एयरलाइन से एक छोटी एयरलाइन अनाउंस कर दिया है। जहाज़ बड़ों से उनके छोटे हो गए हैं, कई जहाज़ उनके बिक गए हैं, कई स्टाफ उन्होंने निकाल दिया है। तो ये एक गुड न्यूज़ नहीं है हमारी इंडस्ट्री के लिए। आई एम सो सॉरी, मुझे ये न्यूज़ आपको देनी पड़ रही है, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो मुझे हमेशा पूछते रहते हैं, ममता जी आप अपने हेलो कैबिन क्रू चैनल के ऊपर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उसका भी रीज़न यही है। मेरा एक और चैनल है यूट्यूब के ऊपर, हेलो कैबिन क्रू, उसके ऊपर मैंने कैबिन क्रू ट्रेनिंग से रिलेटेड कई वीडियोज़ डालनी शुरू की थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि अभी फ़िलहाल कोई ना तो वैकेंसी निकलेगी, अभी ना तो कोई हायरिंग हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा अभी उन इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके आपको देने का, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी ढंग से कोई रिक्रूटमेंट कंपनी आगे नहीं आएगी। और ये भी मत भूलिए कि जो रिक्रूटमेंट करने आएंगे आपसे पहले कतार में कितने एक्सपीरियंस लोग खड़े हैं, शायद उनको भी मौका कई एयरलाइंस जो हैं वो पहले देंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों से काम कराना आसान है देन अ न्यू कमर। बट ऑन दी अदर हैंड कई कंपनीज होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं जी, न्यू कमर जो है, फ्रेश ब्लड हमें चाहिए, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन कब, कहाँ, कैसे मिलेगी वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि अभी के टाइम में अभी के टाइम में आपको ये करना चाहिए कि आपको, अगर आपने इस प्रोफेशन को अपना ड्रीम प्रोफेशन समझ के इसके पीछे आप लगे हैं, लेकिन अभी आपको कोई और प्रोफेशन अपनी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा एज अ ऑप्शन बी। अपनी पढ़ाई को जारी रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, ममता जी मैंने अभी 10th कर ली है, मैंने 12th तक ये करना है, फिर मैंने ज्वाइन करना है, मैंने एमरेट्स ज्वाइन करना है, मैंने एतिहाद एयरवेज को ज्वाइन करना है, मैंने कतर एयरवेज को ज्वाइन करना है, या मैंने कोई भी एयरलाइन को ज्वाइन करना है। आपको ये बता दूं कि आप बिल्कुल नेक टू नेक चीज़ें लेके चल रहे हैं कि नहीं मैंने 12th ही करनी है, उसके बाद मैंने निकल जाना है, मैंने फ्लाई करना है। ऐसा नहीं होता। जब तक आपको जॉब ऑफर नहीं होती, आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं आता, तब तक आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। ये मेरी आपके सामने गुजारिश है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, यहाँ पे आने के बाद भी शुक्र है ऊपर वाले का कि मुझ में अकल थी कि मैंने कंप्लीट की। मैंने यहाँ से अपनी पहली वेकेशन से वापस जाके अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए थे और मैंने पास किए। उसके बाद खैर मुझे एयरलाइन की तरफ से भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिली जो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। शादी के बाद मैं HR का कोर्स करने के लिए बॉम्बे से बुक्स पिक करने जाना चाहती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ नहीं किया। उन्होंने मुझे थोड़ा ये कहा कि नहीं अभी तुम्हारा अपना टाइम है, तुम इसको यूटिलाइज़ करो, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी भी रहती थी। लेकिन आई विश कि उस टाइम पे मैंने वो कोर्सेज कर लिए होते, क्योंकि मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक था। तो लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़, चाहे आपको शौक है पढ़ने का चाहे नहीं, लेकिन अब पढ़ाई जो एक ऐसी चीज़ है जो आपके ज़रूर काम आएगी, या कोई टैलेंट या कोई चीज़ आप सीखने में अपना टाइम लगाएं, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। अभी क्या हो रहा है, आप में टैलेंट अगर है, आप करना चाहते हैं ये जॉब, लेकिन जॉब्स अगर मार्केट में नहीं है तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, जिससे आपको गुस्सा आएगा, आप डिसहार्ट फील करोगे, डीमोटिवेटेड फील करोगे। और ऑलरेडी कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों ने तो बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स भी लिखे जिनको पढ़ के मुझे आंखों में आंसू आ गए। या लोग मुझे मिन्नतें भी करते हैं, मैम मेरी जॉब लगवा दो। लेकिन मैम कहाँ से जॉब लगवा दे जब मार्केट में कुछ है ही नहीं। मैं तो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, वैसे मैं जॉब्स किसी की लगवाने के खैर मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड ही कर सकती हूँ कि गाइस आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए आज एक बड़ी बहन होने के नाते, या कोई भी आप मुझे दर्जा दीजिए, एक टीचर होने के नाते, एक फ्रेंड होने के नाते, मैं आप सबको समझाने आई हूँ। प्लीज़ अपनी जॉब अगर आपको करनी है आने वाले टाइम में, कोई भी पढ़ाई करते रहो, मोटिवेटेड रहो, करियर ओरिएंटेड रहो, और अपने ऑप्शंस को अच्छे से अपने सामने रखो कि अगर ये नहीं होगा तो इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब ठगों से बचने की बात आती है। फिर से रिमाइंडर, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। किसी ने मुझे बताया था कि मैम हमें अगर कोई ऐसा ईमेल आता है जिस पे लिखा होता है कि हमने आपकी टेलीफोन इंटरव्यू लेनी है और आप सिलेक्ट हो जाओगे, इतने पैसे भेज दो, ये झूठ होता है, फ्रॉड होता है। एयरलाइंस वाले ऐसा कभी भी नहीं करते। एयरलाइंस में जब भी कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट होती है, वो किसी 5 स्टार 4 स्टार अच्छे होटल के अंदर आपको एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पे प्रॉपर एयरलाइन वाले होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ही ना, आपको ऑलरेडी 200 300 400 लोग नजर आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये जेन्युइन है जगह। और वहाँ पे आपकी जब इंटरव्यू होती है और जब आप सिलेक्ट होते हो, तब आपकी ऑफिशियल जो कंपनी होती है, एयरलाइन होती है, उनके ईमेल से आपको ईमेल आते हैं और कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं की जाती
जाती है। और जो ये फ्रॉडिये होते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से चुराते हैं वो भी आपको बताती हूँ। हम लोगों को जब जॉब चाहिए होती है तो हम तरह तरह के वेबसाइट के ऊपर अपने ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपने घर का पता खुलेआम ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इनफैक्ट आपको बताऊँ, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको आज का दिन आपका कैसा रहेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, अपना नाम डालें, अपना पासपोर्ट नंबर डालें, आप फट से चीज़ें भर देते हैं जस्ट टू नो कि आपका दिन आज कैसा जाएगा। वो सारे फ्रॉड वेबसाइट्स होते हैं जो आपका पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं और बाद में उसको मिसयूज़ करते हैं। तो इसी जगह से, इस तरह से ही ये एजेंट्स जो हैं आपके नंबर, फ़ोन नंबर, आपका घर के नंबर वगैरह वगैरह चुराते हैं और फिर आपको कांटेक्ट करते हैं कि जी आपकी जॉब लग गई है, आप हमें इतने पैसे भेज दीजिए, आप हमें 25,000 दे दीजिए। कोई भी एयरलाइन की कंपनी आपसे पैसे नहीं मांगती है इस तरह से। तो ये सारा फ्रॉड है, प्लीज़ इससे बचिए। बस आई थिंक यही मैंने फ़िलहाल के लिए आज मैसेज देना था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन जनरल एयरलाइन में बहुत कम रहेंगी फ़िलहाल के लिए। बाकी सैलरीज़ भी आने वाले टाइम में, मैंने ये बताना था आपको कि हो सकता है जो सैलरीज़ हम आपको, मैं या मेरी कई जानने वाले जो लोगों के चैनल्स हैं जो आपको सैलरीज़ बताते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरलाइन में इतनी होती हैं, डोमेस्टिक में इतनी होती हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में भी, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री ने इतना सफ़र किया होगा, अभी इतना ज़्यादा घाटा खाया होगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो बेनिफिट्स और जो सैलरी वो दे रहे थे वो आने वाले टाइम में कम हो जाए। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। बाकी तो अभी फोकस कीजिए आप अपने आप पे, अपनी एजुकेशन पे, आगे बढ़ने पे। आई थिंक इतना सब कुछ आज मैंने आपको बता दिया है। बाकी एयरलाइंस तो कट कॉस्ट ऑलरेडी कर ही नहीं है, पैसा काट रही हैं, पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो अपने स्टाफ को भी कट करेंगे। मतलब स्टाफ भी आगे से हायरिंग भी कम नंबर्स में ही होगा, उतने नंबर में हायर नहीं होगा और बेनिफिट्स तो ऑफकोर्स कट हो ही जाएंगे आने वाले टाइम में। तो चलिए, ये था एक ऑनेस्ट फीडबैक। बाकी एयरलाइन और एविएशन के अलावा अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, आपको एक बात बता दूं, तो एविएशन और एयरलाइन से जुड़ी हुई है एक और इंडस्ट्री जिसका नाम है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब जो होटल्स हो गए, हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, तो उन पे भी इम्पैक्ट आया है ऑलरेडी। बहुत सारे 5 स्टार्स ने भी अपना स्टाफ निकाला है, बहुत सारे हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट्स में भी स्टाफ को कट कर दिया गया है। तो ये सारी इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, मेरा व्यू चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा इस वीडियो के नीचे, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। बाकी अभी मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यूएई और अबू धाबी रेस्टोरेंट्स वगैरह की डाल रही हूँ। प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ट्रैवल तो कर नहीं रहे हैं, तो सोचा चलो लोकली ही जो है उसको एक्सप्लोर किया जाए और आपको दिखाया जाए और थोड़ा आप भी मुझे देख के मुस्कुराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई यूट्यूब। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। गुड बाय फॉर नाउ।